हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 5 नवंबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइज, आज का मोटिवेशन थॉट है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दैट मीन्स बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कमेंट पास कर देते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो कोई बात नहीं, उन लोग को बोलने दीजिए। बस आप अपना डेडिकेशन के साथ पाथ को फॉलो करते रहिए, अपने तरफ से एफर्ट लगाते रहिए। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपका मिशन है लाइफ में कुछ करने का, बस आप इसी तरह डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। एक ना एक दिन आप भी इसी तरह इतिहास रचिएगा। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज 5 नवंबर हो गए, तो वर्ल्ड सुनामी डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसका जो 2023 का जो थीम है गाइज, फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रिजिलियंट फ्यूचर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। एक्चुअली गाइज, ये जो वर्ल्ड सुनामी डे है, इसका मेन ये डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन एम है, मतलब इसका मेन मुद्दा क्या रखा गया था, सभी को एक तरह से जागरूकता करना है कि जो भी तटीय क्षेत्र के आसपास जो एज ए प्लेस्ड हैं, दैट मीन्स कि जो निवास कर रहे हैं, उनको सुनामी और तटीय खतरों से प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड फॉर स्पीकर। स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 92, ऑप्शन बी आर्टिकल 94, ऑप्शन सी आर्टिकल 93 एंड ऑप्शन डी 95। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइज, स्पीकर एज ए न्यूज़ में है, क्यों है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। मेन एक्चुअली स्पीकर क्या होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर ड्यूरिंग डिबेट्स। जब भी पार्लियामेंट में या फिर संसद में जब भी डिबेट होते रहती है ना, तो उसमें स्पीकर का मेन एम है कि उनको रिस्पॉन्सिबल करना और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनाए रखना। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इंश्योर करना, रूल्स को फॉलो करना और रिप्रेजेंट करना इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स जो भी पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करना। ओके, स्पीकर का यही काम है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, किसी विधायी निकाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक पीठासीन, दैट मीन्स स्पीकर, अधिकारी बहस के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करना और संस्था के प्रतिनिधित्व करना। ओके, ये मेन एम है, स्पीकर का वर्क है, एज ए ड्यूटी है बोल सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं गाइज, जो स्पीकर का जो आर्टिकल है एज ए लोकसभा, एज ए यूनियन, दैट मीन सेंटर पर बात करते हैं, तो आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 है। ये है आर्टिकल 178 स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। ओके, जो राज्य में जो स्पीकर लोग होते हैं, दैट मीन्स स्टेट असेंबली के जो स्पीकर लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल 93 क्या है? गवर्न द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड इलेक्शन गवर्न करने के लिए आर्टिकल 93। ओके, आर्टिकल 178 है स्टेट असेंबलीज के लिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं ये स्पीकर न्यूज़ में क्यों है गाइस, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मिसयूज ऑफ पावर अंडर द 10th शेड्यूल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? जैसा कि आप सभी को पता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1985 में, उसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ओके, सो गाइज, स्पीकर न्यूज़ में इसलिए है गाइज, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, रिसेंटली जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, और वी कैन से दैट एमपी जो अधीर रंजन है लोकसभा के, उनको लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था ड्यू टू अनरूली बिहेवियर, क्योंकि उनका अनरूली बिहेवियर था, ठीक है ना, जब मानसून सेशन चल रहा था पार्लियामेंट में उस समय। सो गाइज, महाराष्ट्र 2022 का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ उस समय जो, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें 10th शेड्यूल का मिसयूज़ पावर किया गया था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल का बात करते हैं। अदर एग्जांपल इंक्लूड dismissal of the governments in Uttarakhand and Arunachal Pradesh, where speakers helped the ruling party by disqualifying MLA and the 10th अंडर द 10th शेड्यूल। दैट मीन्स आप सभी को पता ही होगा कि 10th शेड्यूल के तहत स्पीकर एज ए हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए लोग होते हैं उनको एज ए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था एज ए अनरूल बिहेवियर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। जैसा कि 10th शेड्यूल का जैसा कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आता है। ओके, और ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज,
अगर बात करते हैं गाइस, स्पीकर का मतलब मेन एम क्या है, पावर क्या क्या है, उनका फंक्शन क्या है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पावर एंड द फंक्शन ऑफ द स्पीकर का अगर हम बात करते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ आता है, जो भी कानून आता है, जो भी नियम, जो भी बिल ऐसे पेश किए जाते हैं, उनका फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर होते हैं, याद रखिएगा। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग में इनका मेन एम होता है। ओके, फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट। दैट मीन्स जैसा कि आप सभी को पता है, एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 का है। ओके, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आता है। शेड्यूल 10 को ऐड किया गया था इस एक्ट के तहत। ओके, और इसमें बोला जा रहा है जो फाइनल जो डिसीजन जो लिया जाता है, जो भी एमएलए और मेंबर को एज ए डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो स्पीकर का ही होता है फाइनल डिसीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस। अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री कमेटी में एज ए चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, और उनका मेन एम रहता है, रोल रहता है पार्लियामेंट्री कमेटी में स्पीकर का। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल। दैट मीन्स कि कौन सा बिल मनी बिल है, उसका डिसाइड भी स्पीकर के द्वारा होता है। ओके, अगर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्पीकर से रिलेटेड एज ए इन्फॉर्मेशन है, स्पीकर हु आर द एक्टिव मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो भी पार्टी जो सत्ता में रहती है, दैट मीन्स जो रूल करते रहती है, जिसका सरकार होता है, उसका एक एक्टिव मेंबर होता है, याद रखिएगा। एज ए एग्जाम पर्पस स्पीकर को एज ए एक्टिव मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी भी बोला जाता है। ओके, अगर बात करते हैं गाइज, करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस जो कि स्पीकर एमएलए से रिलेटेड है। तो सो गाइज, ये जो पहला केस है कि होतो होलोहन वर्सेस जाचिल्हू, जो 1992 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी और बहुत सारे स्टेट पीसीएससी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइज, जो पहला की होतो होलोहन वर्सेस जाचिल्हू जो 1992 का जो केस है, इस केस में बोला गया था स्वीपिंग डिस्क्रिशन पावर टू स्पीकर इन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। दैट मीन्स इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के आयोग के मामले पर स्पीकर को निर्णय लेने के लिए उपलब्ध बरकरार रखा था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सो याद रखिएगा। तो सेकंड है 2016 का केस है नवाम रेबिया वर्सेस भिमांग फेलिक्स केसेस। इसमें बोला गया था कि स्पीकर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिशिबल है। दैट मीन्स कि स्पीकर को आयोग ठहराने की कार्रवाई कभी नहीं की जा सकती, इस केस में बोला गया था। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर केस है केशाम मेघा चंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020। ये भी इंपॉर्टेंट केस है एज एग्जाम पर्पस। ठीक है ना, इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेड किया था अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टू क्रिएट ए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि एमएलए से रिलेटेड जो भी एज ए केसेस आते हैं ना, जो भी ये मैटर्स इस टाइप के जो देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल एज ए क्रिएट करने के लिए, अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकर का, ठीक है ना, स्पीकर और पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशन इज़ द स्पीकर। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो कि नेशन के वो स्पीकर होते हैं राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारे अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू वोटिंग बाय द इलेक्टेड मेंबर। जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, उनके द्वारा वोट करके एज इलेक्ट किए जाते हैं स्पीकर लोकसभा का। ठीक है ना, अगर बात करते हैं गाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली सेकेंड हेड ऑफ द नेशन, ये जो राज्यसभा का जो स्पीकर होते हैं वो सेकेंड हेड ऑफ नेशन, दैट मीन राष्ट्र का सेकेंड हेड होते हैं। पहला कौन होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि राष्ट्रपति होते हैं। ओके, अगर लोकसभा का बात करते हैं गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिवली थर्ड हेड ऑफ द नेशन, और ये तीसरे हेड, नेशन के तीसरे हेड लोकसभा के एज ए स्पीकर को जाना जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई आपको कहीं नहीं बताएगा, सो मैं बता रहा हूँ, सो प्लीज़ वी फोकस यार। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉलेस वर्किंग ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेज। एक्चुअली गाइज स्पीकर का मेन एम होता है जो भी वर्किंग रिस्पेक्टिव हाउसेस में जो भी फ्लॉलेस, जो भी एज ए अनरूली बिहेवियर देखने को मिलता है, उसको उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसको हेड करने के लिए उसको एज ए दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एज ए स्पीकर है। ठीक है ना, पावर टू टेक पैनल एक्शन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेज। जो भी हाउसेस के जो रिस्पेक्टिव मेंबर हैं उनके अगेंस्ट, उनके प्रति एक्शन लेने के लिए एज ए पावर है स्पीकर के पास। ठीक है ना, अगर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, पावर टू वोट फॉर मोशन इन सिचुएशन ऑफ डेडलॉक में उनके पास पावर होता है
मोशन ऑफ वोट के लिए। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, याद रखिएगा। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पावर टू सस्पेंड द रिस्पेक्टिव हाउसेस सन डाई और फॉर पार्टिकुलर पीरियड, मतलब पार्टिकुलर पीरियड और सन डाई एज ए पीरियड में पावर है उनके पास सस्पेंड करने के लिए रिस्पेक्टिव हाउसेस को। ओके, सो अगर बात करते हैं, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज यहाँ एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर जो भी एज ए रूलिंग पार्टी में होते हैं, दैट मीन्स जो भी अभी सरकार बनाए, जो भी एज ए पार्टी जो सरकार फॉर्म में रहती है, कि आप सभी को पता ही होगा लोकसभा का लीडर कौन होते हैं। हमारे जो अभी जो पीएम है दैट मीन्स मोदी जी, वो लोकसभा लीडर हैं। ओके, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं राज्यसभा का लीडर, तो वो पीयूष गोयल जी हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट कोई नहीं बता सकता आपको गाइस, सो भी प्लीज़ फोकस। अगर बात करते हैं, जो मेन सिंपल सा मुद्दा ये है कि आप याद रखिएगा, जो भी अगर पार्टी रूलिंग में है तो उसके जो लीडर ऑफ लोकसभा, जो पीएम है, एज ए करेंट में जो भी पीएम है वो लीडर ऑफ लोकसभा होंगे। और बात करते हैं गाइस, अपोजिशन पार्टी में भी तो सेम ऐसा ही होता होगा। सो अगर अपोजिशन पार्टी का अगर हम बात करते हैं गाइस, तो लीडर ऑफ लोकसभा वो अभी वैकेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अभी खाली है। अगर राज्यसभा का बात करते हैं, लीडर ऑफ हाउस कौन है अपोजिशन पार्टी से, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस द 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की घोषणा किसने की। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी यूएनईपी, ऑप्शन डी यूएनडीपी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अनाउंस किया गया है यूएनईपी, दैट मीन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओके, अगर बात करते हैं, ये जो अवार्ड है यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल हॉनर है, दैट मीन्स हाईएस्ट अवार्ड है इन द टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं तो। ओके, याद रखिएगा। सो अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो यूएनईपी है उसका हेड क्वार्टर नैरोबी केन्या में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए एग्जाम पर्पस फाउंड किया गया था 5 जून 1972 को। सो अगर बात करते हैं गाइस, ये जो यूएनईपी का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 जो लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, उसमें कैटेगरीज है और 2023 के किनको मिला है वो यहाँ एज ए मेंशन है। आइए इसको पहले जूम इन करते हैं। सो गाइस ये जो देख रहे हैं कैटेगरी, पहला है पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी, दूसरा है इंस्पायरेशन एंड एक्शन कैटेगरी, तीसरा है एंटरप्रेन्योरल विजन और फोर्थ वन है साइंस एंड इनोवेशन। ये सब जो कैटेगरी है ये सब कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और जो 2023 के जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हैं, वो पहला जोसेफिना ब्लेमोंटे है, जो कि मेयर है क्यूजोन सिटी का, फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गैस, इंस्पायरेशन और एक्शन की कैटेगरी में एलेन मार्क आर्थर फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को, जो कि यूके से बिलोंग करता है, इसको एज ए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इंस्पायरेशन और एक्शन की कैटेगरी में मिला है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सो देखिए एंटरप्रेन्योरल विजन के कैटेगरी में ब्लू सर्किल, जो कि एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट एज ए ट्रस्ट और एनजीओ कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि चाइना का है, उसे मिला है, ठीक है ना। जोश मैनुअल मॉलर को, जो चिली से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है एंटरप्रेन्योरल विजन की कैटेगरी में। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में CSIR को मिला है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर इसे हम जूम आउट करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एज ए कलेक्ट करते हैं। प्रीवियस इंडियन अवार्डीज इंक्लूड, दैट मीन्स जो अभी 2023 से पहले और किनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, ठीक है। आइए बात करते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था, ठीक है ना। हमारे मोदी जी को मिला था 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तुलसी तांती, जो कि चेयरमैन है सुजलॉन ग्रुप के, उनको मिला था। अफरोज़ आलम को मिला था, जो कि एक लॉयर हैं, वो लीड कर रहे हैं क्लीन अप एट मुंबई वर्सोवा बीच, जो कि मुंबई में वर्सोवा बीच है, उसको एज ए क्लीन अप किया जा रहा है। एक लॉयर हैं, उनको भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से एज ए घोषित किया गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द आमनगढ़ टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी MP एंड ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइज जैसा कि अमन टाइगर रिजर्व एज ए न्यूज़ में है, सो ये लोकेटेड कहाँ है, अमनगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। सिचुएटेड है तेराई रीजन में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं
शेयर करता है बाउंड्री जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका बाउंड्री और यूपी में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, इन दोनों का बाउंड्री एक दूसरे से शेयर किया जाता है, ठीक है ना। डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 2012, दैट मीन्स ये अमनगढ़ जो है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था 2012 में ही, टाइगर रिजर्व एज ए डिक्लेयर किया गया था। ओके, सो गाइज ये न्यूज़ में क्यों है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सीन अ मार्जिनल इंक्रीज इन द इट्स टाइगर पॉपुलेशन। हाल ही फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि टाइगर का जो पॉपुलेशन है इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में, उसमें मार्जिनल इंक्रीमेंट देखने को मिला है पॉपुलेशन टाइगर का। ओके, अगर बात करते हैं गाइज इशूज़ क्या है, resulting in over 35 leopards being captured in the search area and 16 people being killed in the leopard attack। that means यहाँ क्या हो रहा है कि 35 लेपर्ड एज ए कैप्चर किया गया है अलग अलग एरिया से, ठीक है ना, और वहाँ और बहुत सारे एज ए पीपल, दैट मीन्स 16 पीपल मारे गए हैं लेपर्ड अटैक से। सो इसलिए एज ए ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, सो याद रखिएगा। सो गाइस टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया है, ठीक है ना। अगर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है कि नहीं। अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व, तो एक टाइगर प्रोजेक्ट आता है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1973 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉन्च किया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। 1973 का टाइम था तो इंदिरा गांधी जी ऑब्वियस बात है कि लॉन्च करेंगी। टोटल 54 प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर रिजर्व का, ठीक है ना, याद रखिएगा। 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि एमपी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब 52nd का जो टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अब 53rd जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा गाइज। और ये गाइज 55th नंबर का टाइगर रिजर्व एज ए अनाउंस किया जा रहा है और इसे एज ए क्रिएट किया जा रहा है फ्यूचर में। ओके, माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो एमपी में बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखा जाता है। ओके, एज ए स्टेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So name of the satellite broadband service which had been recently launched by the Reliance Jio Infocom Private Limited। मतलब उस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा का नाम जिसे हाल में ही रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड आपके ऑप्शंस हैं जियो सैटेलाइट ए ऑप्शन बी हो गया जियो स्मार्ट, ऑप्शन सी हो गया जियो स्पेस फाइबर एंड ऑप्शन डी हो गया जियो ब्रॉडबैंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइज सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा, ठीक है ना। सो गाइज बात करते हैं जियो स्पेस फाइबर एज ए सैटेलाइट का नाम रखा गया, ठीक है। अगर बात करते हैं एक तरह का इनिशिएटिव वाज ऑफिशियली अनवील्ड एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दैट मीन्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस इंडिया में हुआ था, उस समय इसको अनवील्ड किया गया था। दैट मीन्स उस समय इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हेल्ड हुआ था 27 से 29 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ओके, अगर बात करते हैं ये इनोग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। 7th एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, इनोग्रेट किया गया है। अगर बात करते हैं गैस जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस इस बार का जो 2023 का जो थीम है वो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मेन एम है, सो गाइज ये जो स्पेस सैटेलाइट दैट मीन्स जियो स्पेस फाइबर जो सैटेलाइट है, इसका मेन एम है टू एक्सटेंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू प्रीवियसली अंडर सर्व्ड एंड रिमोट रीजन एरिया। मतलब बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे एरिया में अभी भी नेट का बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जा रहा है, वहाँ एज ए हाई स्पीड में एज ए नेट को पहुँचाना है, ये मेन मुद्दा है जियो स्पेस फाइबर का। ओके, मेन मुद्दा नहीं बोल सकते हैं, मतलब मेन एम है, मेन फोकस है। ओके, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं, स्पेस सिटी किसे जाना जाता है, बेंगलुरु को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली सिटीज़ भी बेंगलुरु को ही बोला जाता है। कर्नाटका स्टेटहुड डे कब मनाता है, 1 नवंबर को मनाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस प्रीवियस जो नाम था, सो गाइस अगर बात करते हैं प्रीवियस जो नाम था कर्नाटका को, वो मैसूर था, ठीक है ना। उसका नाम चेंज होता है 1973 में, ठीक है ना। बेंगलुरु को जो फाउंड किए थे, दैट मीन्स बेंगलुरु का जो फाउंडर है वो कैंपे गौड़ा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलमाटी डैम बेंगलुरु में सिचुएटेड है, याद रखिएगा। जियो सिनेमा का अगर बात करते हैं, वो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। और रिलायंस जियो जो फाउंडर हैं वो मुकेश अंबानी है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क 2023 नेम ऑफ द 2 सिटी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 2023 में 2 यूनेस्को का क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क में लिस्टेड किया गया एंड आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोझिकोड एंड ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर भोपाल एंड ऑप्शन सी
जयपुर, रांची एंड ऑप्शन डी दिल्ली और इंदौर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस कोझिकोड और ग्वालियर को एज ए क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो इसको लॉन्च किया, सॉरी यहाँ एंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ओके। कोझिकोडे जो कि केरला का एक सिटी है, उसको सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया गया है गाइस, जो कि एमपी में है, ओके, याद रखिएगा। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूज़िक इसलिए दिया गया है क्योंकि बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्वालियर घराना। दैट मीन्स जैसा कि आपको पता ही है कि ओल्डेस्ट घराना है म्यूज़िक का ग्वालियर, इसलिए एज ए सिटी ऑफ म्यूज़िक में इसको ग्वालियर को कैटेगराइज किया गया है, लिस्टेड किया गया है। अगर बात करते हैं गाइस यूनेस्को एज ए न्यूज़ में है, यूनेस्को को 1945 में फाउंड किया था, ठीक है ना, और फोर्स में आता है 1946 में। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ओके, याद रखिएगा। टोटल साइट का बात करते हैं गाइस जो यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड किया गया है 42 साइट है, ठीक है ना। 41 है शांति निकेतन, 42 है होयसाला डायनेस्टी, और इंटेंजिबल साइट का अगर बात करते हैं टोटल 14 साइट है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो रिसेंटली जो इंटेंजिबल साइट को लिस्टेड किया गया है वो दुर्गा पूजा को लिस्टेड किया गया है, ठीक है ना। सो गाइस एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यूनेस्को का जो अभी हेड है, दैट मीन्स जो डायरेक्टर है वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई अजोले नाम से हैं, ओके, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट यूनिटी डे? यूनिटी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से डेट को? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर एंड ऑप्शन सी 1 नवंबर एंड ऑप्शन डी 2 नवंबर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 31 अक्टूबर को। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो 31 अक्टूबर को बर्थडे है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ओके। इनका जो बर्थ डेट है दैट मीन्स जो बॉर्न होते हैं 31 अक्टूबर 1875 को, ओके। इनका जो इस बार का 2023 में 141वां बर्थ एनिवर्सरी एज ए सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रिसेंटली पीएम रिलीज़ करते हैं 3 बुक, दैट मीन इनके बर्थ एनिवर्सरी पे पीएम दैट मीन मोदी जी के द्वारा 3 बुक रिलीज़ किया जाता है, जो कि लिखा हुआ है रामभद्र आचार्य महाराज जी के द्वारा, ओके। सो गाइज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक एज ए अभी न्यूज़ में था उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड जो कि बुक है धर्मेंद्र प्रधान जी का है। धर्मेंद्र प्रधान जी आप लोग को पता ही होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल मिनिस्ट्री इनके पास है, ओके। स्पीचेस पीएम मोदी एक बुक है जो कि अनुराग ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक का बात करते हैं द वॉरियर ऑन द व्हील चेयर टू पद्मश्री, एक बुक का नाम है जो कि मनोज सिन्हा के द्वारा रिलीज़ किया गया था, ठीक है ना। और मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस कैसा लगा सेशन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल को। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।